दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पीसीएस हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 की एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 6 पढ़ाऊंगा। दोस्त, अध्याय का नाम है जनसंख्या। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधन का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज में अर्थव्यवस्था के विकास में मानव की महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्त, बताया गया है कि समाज में जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते हैं। मानव जो है दोस्तों संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते हैं, वह स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया था। दोस्त, बताया गया है कि जो कोयला था कब तक चट्टान का टुकड़ा था, जब तक मानव उसके उपयोग का साधन नहीं बनाया था। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तब वे आपदा बनते हैं। दोस्त, बताया गया है बाढ़ के कारण, सुनामी के कारण जब वो किसी गांव या शहर में प्रवेश करते हैं तब वह आपदा बनते हैं। इसीलिए सामाजिक अध्ययन की इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या का आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेष या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल भूपृष्ठ प्रदान करते हैं। मानव के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है। दोस्तों, जो मानव है वह पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं। इसीलिए दोस्त, हम लोगों को ये जानना है दोस्त एक देश में कितने लोग निवास करते हैं और वो कहाँ और कैसे रहते हैं। उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषता भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करती हैं। दूसरा बात हम लोग ये करेंगे, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 1 मिनट दोस्तों, मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12.106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 वर्ग किलोमीटर, विश्व के स्थलीय भूभाग 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। जनगणना एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की
आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। दोस्त जो जनगणना है एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना ही जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की शुरुआत की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। दोस्त बताया गया भारत में जो जनगणना का शुरुआत हुआ पहले तो 1872 में हुआ, लेकिन नियमित जनगणना और पूर्ण रूप से जनगणना जो शुरू हुआ वो 1881 में। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। दोस्त बताया गया है कि भारत में 100% जनसंख्या में 50% जनसंख्या तो 5 राज्यों में रहती है, जैसे कि दिया गया ऊपर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। दोस्त अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आबादी, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 5.5% है। भारत की जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दोस्त प्रति इकाई क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। दोस्त बांग्लादेश का और जापान का जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या घनत्व से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान की जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था, जहां बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। चित्र 6.3 में राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार, इधर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख रही है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। दो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्रों तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों के विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। दोस्त बताया गया है कि जो इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है उसके पीछे कारण यही है कि पर्वतीय क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं जो होती हैं उसी के कारण। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों है? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छठे एवं पथरीले भूभाग मध्य से
कम वर्षा, छिछले एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिणी के केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य के नाम बताइए। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया, आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 क्रियाओं को जन्म एवं मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष के भीतर, किसी देश राज्य के निवासी की संख्या में परिवर्तन। इस परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रति परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। पहले ही जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटा कर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका अध्ययन प्रतिवर्ष किया जा सकता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में 100 व्यक्ति पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि है। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। दोस्त, यदि जनसंख्या को प्रतिवर्ष देखा जाता है तो जो जनसंख्या वृद्धि होती है इसे जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1991 में 3.610 लाख से बढ़कर 2011 में 12.100 लाख हो गई थी। सारणी 6.1 में भारत की जनसंख्या वृद्धि के परिणाम एवं दर। वर्ष कुल जनसंख्या, एक दशक सापेक्ष वार्षिक वृद्धि दर। 1991 में 361, उसके बाद में दशक में वृद्धि 42.43, 1961 में 4392 और दशक में जो है सर 78.15, 1971 में 5482, 108.92, फिर 1991 में 8464, 163.09, 2011 में 1028, 1028.7 और फिर दशक में 182.32, 2011 में 1210.6, 181.4। सारणी 1.4 चित्र में 6.4 वह दर्शाते हैं कि 1951 से 81 की जनसंख्या वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। 1951 में 3.610 लाख और 1981 में 6.830 लाख हो गई थी। सारणी 6.2 से पता चलता है कि वृद्धि दर कमी के बावजूद प्रत्येक दशक में लोगों की संख्या में नियमित वृद्धि
नियमित रूप से वृद्धि हो रही है कि ऐसा क्यों? किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है, जबकि विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है। तब इससे सापेक्ष वृद्धि अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब वो भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है। 2045 तक भारत को चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जन्म होता है। दोस्त बताया गया है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उन्हें जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार को चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन एक देश के भीतर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने के लिए प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1981 में कुल जनसंख्या 17.29 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या थी, जो कि 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई।
एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़ के 53 हो गई। आयु संरचना। किस देश की जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। दोस्त बताइए, किसी देश की जो जनसंख्या है की जो आयु है विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे का निर्धारण करती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। बच्चों 15 वर्ष से कम, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क 15 से 59, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या की कार्यशील वर्ग है। वृद्ध 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में इन 3 समूहों के अनुपात को चित्र 5.6 में दर्शाया गया है। क्या आपने क्षेत्र में ऐसे कितने बच्चों को जानते हैं जो घरेलू सहायकों, यौन श्रमिकों के रूप में काम करते हैं? आपके क्षेत्र में कितने वयस्क बेरोजगार हैं? आप इसके कारणों के बारे में क्या सोचते हैं? लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज के पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2011 के बीच लिंग अनुपात को 6.2 में दर्शाया गया है। ये है दोस्त, 1951 में 946, 1000 में 946 थी, और उसके बाद में 1961 में 941 महिलाएं 1000 पुरुषों में, 1971 में 930 महिलाएं, 1981 में 934 महिलाएं, 1991 में 929 महिलाएं, 2001 में 933 महिलाएं और 2011 में 943 महिलाएं। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। पांडिचेरी में प्रति 1000 पुरुषों में 1038, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 में 866 तथा हरियाणा में 1000 में 877। अगर देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में। इस प्रकार विभिन्नताओं का कारण क्या हो सकता है? सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य में है और क्यों? साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अस्पष्टता। केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय ले सकता है। दोस्त बताया गया कि एक शिक्षित नागरिक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ, लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर को धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष
की साक्षरता दर 80.9% एवं महिलाओं का 64.6% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? व्यावसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार की व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले विभिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत किया। प्राथमिक श्रेणी, इस श्रेणी में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन एवं सेवाएं शामिल होती हैं। विकसित एवं क्रियाशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देश में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। क्रियाशील देश में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीय एवं तृतीय क्रिया के कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरी में वृद्धि के होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर को महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर 7.2 रह गई है। औसत आयु 1951 में 36 वर्ष से 7 वर्ष थी, 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रमण, बीमारियों से बचाव, रोगों के इलाज में आधुनिक एवं तकनीकों का प्रयोग परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधा ग्रामीण जनसंख्या में केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। किशोर जनसंख्या भारत की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन पोषक तत्व पर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। कि किशोर बालिकाओं को अपनी समस्या के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसके सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या निधि परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1992 में एक
व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने से शिशु मृत्यु दर के प्रति हजार में 30 से कम करने व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर जनसंख्या की नीति 2000 किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या की उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछनीय गर्भधारण और यौन संबंधी प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की रक्षा जैसे अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहन करना, किशोर किशोरियों की असुरक्षित यौन संबंध कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना, बाल विवाह रोकना, कानून को सुदृढ़ करना है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह अध्याय आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है मित्र, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अब हम लोग अगली कक्षा की एनसीईआरटी में, जो कि रहेगी कक्षा 10 की एनसीईआरटी। आज आप लोगों को कक्षा 9 का एनसीईआरटी समाप्त हुआ। आप लोग इसको पढ़िए और रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।